हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है दोबारा से मेरे चैनल पर। हमने इस चैनल पर पहले MPS 01 और 2 और 3 के 10-10 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं। उनके बारे में एक समराइज चैप्टर वाइज वीडियो बना दिए हैं। तो अब मैं इसके MPS 4 के चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि मैं 10 या 11 चैप्टर आपके कंप्लीट कर दूंगा एग्ज़ाम तक, जो आपके एग्ज़ाम जून 2024 में होने वाले हैं। अब हम MPS 004 चैप्टर 1 तुलनात्मक राजनीति करेंगे। इसके बारे में समझेंगे चैप्टर 1 को। और आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं MPS 01, 2 और 3 की, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ हेल्प लगे तो आप इन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप और कहीं से देख सकते हैं इनको। तो अब की बारी मैं रिटन फॉर्म में लिखता था, वीडियो बनाता था, पहले लिखता था नोट्स को। अब मैंने ये सारे टाइप किया है या रिसर्च करके इसको एक चैप्टर वाइज समराइज चैप्टर तैयार किया है हर एक चैप्टर का। अब क्या, अगर आपको इस तरीके से अच्छा लगे तो हम इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो हम लिख के दोबारा से नेक्स्ट चैप्टर में लिख के ही शुरू कर सकते हैं। आप कमेंट कर बता दीजिएगा मेरे को। तो ये हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो आपके असाइनमेंट वगैरह जमा हो गए हैं, चलो अब बाकी बातों को चलो बंद करते हैं, पहले चैप्टर करते हैं। तुलनात्मक राजनीति जो हमारा चैप्टर 1 है, उसका नाम प्राकृतिक महत्व और विकास, यानी हमारी जो तुलनात्मक राजनीति का है कि हम किसी दूसरी की राजनीति से तुलना करते हैं और अपनी राजनीति में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसे तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तो इसकी प्रकृति, इसका कैसी प्रकृति है, कैसे करेक्टर है, तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं, और उसका महत्व क्या है, हमें क्यों सीखनी चाहिए तुलनात्मक राजनीति, और इसका विकास किस तरह से हो रहा है। इन 3 पॉइंट में बटा हुआ है ये चैप्टर, और हम इन 3 पॉइंटों को छोटा करके पढ़ेंगे। इसके मुख्य बिंदु पढ़ेंगे और उसके उदाहरण पढ़ेंगे और उसकी परिभाषा कि क्या चीज़ है इनके। तो देखते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति का मतलब है जैसे कि विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, प्रक्रियाओं और संस्थाओं का अध्ययन है। इसका मकसद ये समझना है कि कैसे अलग अलग देश अपनी राजनीतिक व्यवस्थाएं चलाते हैं और उनमें क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं। यह पढ़ते हैं हम तुलनात्मक राजनीति में। अगर हम तुलना करते हैं किसी की, हम समानताएं देखते हैं अलग अलग राजनीति में और अपनी राजनीति प्रणाली में कि क्या समानताएं हैं, और भिन्नताएं देखते हैं क्या क्या है और किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है। उसी प्रकार से फिर हम अपनी राजनीति में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन चीज़ों को, तंत्र में, राजनीतिक तंत्र में, समाज में चीज़ों को लागू कर सकते हैं। हर तरीके से हम किसी को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत की संसदीय प्रणाली, जहां प्रधानमंत्री संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, और अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली, जहां राष्ट्रपति जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है। और यह अध्ययन विधायी कार्यपालिका, न्यायिक संस्थाओं और राजनीतिक पार्टियों, चुनाव प्रक्रियाओं और नीति निर्माण प्रक्रियाओं की तुलना पर भी केंद्रित होता है। इन सभी पे भी ये चीज केंद्रित होती है। तो उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि इसकी किस तरीके से, जैसे भारत में जो राष्ट्रपति की भूमिका है वो मुख्यतः औपचारिक तौर पर होती है, यानी नाम मात्र होती है। उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती, सिर्फ सिग्नेचर के तौर पर रखते हैं। पर राष्ट्रपति जी को ज़्यादातर पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, और प्रधानमंत्री ही किसी भी कानून को या सुझाव को पर राष्ट्रपति तक लेके जाता है और राष्ट्रपति से सिग्नेचर करवाता है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति की भूमिका बहुत ही शक्तिशाली होती है, क्योंकि राष्ट्रपति ही वहां पर मेन होता है, प्रेसिडेंट। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल स्थिर होता है और उसे कोई हटा नहीं सकता, बहुत कठिन होता है उसे हटाना। ये हमारी प्रकृति हो गई, उसके उदाहरण हो गए।
अब महत्व देख लेते हैं हम, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें वैश्विक राजनीति का परिदृश्य कराता है, यानी पूरी राजनीति जो विश्व की राजनीति है उसकी एक झलक दिखाता है। इसी अगर हम इसे पढ़ते हैं तुलनात्मक राजनीति से, तो हमें हर तरह की राजनीति के बारे में पता चलता है कि कैसी कहाँ पर है और किस तरीके से चलती आई है, और हमारे कानून में, हमारी राजनीति में कहाँ से क्या लिया गया हमें यह भी पता चल जाता है उससे। इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सी राजनीतिक प्रणाली सबसे अच्छी तरह से काम कर रही है और क्यों कर रही है। अब इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। विश्व की समझ यानी वैश्विक समझ होती है हमें तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने से माध्यम से हमें विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए जो स्कैंडिनेविया देश है उसकी राजनीति और कल्याणकारी देश, उसकी जो नीतियां क्या थी और उसके कल्याणकारी राज्य प्रणाली वेलफेयर स्टेट सिस्टम का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि कैसे सरकारी नीतियां सामाजिक कल्याण को प्रभावित करती है। और इससे हम क्या सीख सकते हैं? सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, वहाँ की जो मुख्य व्यवस्था है उनकी वेलफेयर स्टेट की कि वे स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध होती है। उच्च दर, उच्च कर दर, उच्च गुणवत्ता की सार्वजनिक सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए उच्च कर दर लागू की जाती है। वहाँ पर समानता पर जोर दिया जाता है। आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करने के लिए नीतियां लागू की जाती है वहाँ पर। और भारत को उनसे क्या सीखना चाहिए? सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, गरीब और असहाय लोगों को बेहतर जीवन का प्रदान करना चाहिए, और स्वास्थ्य और शिक्षा के सुधार करना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों में और सुधार करना चाहिए, जिससे एक न्याय प्रणाली, एक कार्य प्रणाली अच्छी तरह से चल सके एक देश के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं नीति निर्माण, जहाँ की किसी देश की नीतियां निर्माण की जाती हैं। तो जैसे कि विभिन्न देशों में नीतियों का अध्ययन करके हम यह समझ सकते हैं कि कौन सी नीतियां सफल होती हैं और क्यों। जैसे सिंगापुर की शिक्षा प्रणाली अध्ययन से हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है और नीतियां हैं इतनी सफल क्यों हैं और उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। तो उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम, हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। हर तरीके के अध्यापकों की उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए। समर्थन और हस्तक्षेप, कमजोर छात्रों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। उच्च शैक्षिक मानक, भारत को अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाओं में अधिक उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए उच्च शैक्षिक मानक का अपनाना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हमें अपनाने चाहिए उनकी शिक्षा प्रणाली से। राजनीतिक स्थिरता, तुलनात्मक अध्ययन यह पता लगाने में मदद करता है कि कौन सी राजनीतिक प्रणाली अधिक स्थिर है और प्रभावी है। जैसे जर्मनी के संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर और उसकी प्रभावी कामकाज। आप इनके बारे में अलग से पढ़ सकते हैं कि उनकी जर्मनी का संघीय ढांचा किस तरीके से काम करता है, और नहीं तो मैं उसका कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि क्या है। तो भारत को कुछ महत्वपूर्ण चीजें इससे सीखनी चाहिए। जैसे संघीय व्यवस्था का प्रभावी उपयोग, भारत को जर्मनी के तरीके के संघीय व्यवस्था का प्रभावी उपयोग करना सीखना आना चाहिए। राज्यों को अपनी अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर अधिक स्वायत्तता को समाधान देना चाहिए। आर्थिक संतुलन की प्राथमिकता देनी चाहिए। ये 2 पॉइंट्स हैं, कुछ चीज को आप लगा सकते हैं आप आंसर में। भारत का कुछ 70% की व्यवस्था ठीक भी है, पर कई हिस्सों में अभी भी बहुत कमजोर है, तो उसमें सुधार करना चाहिए। फिर देखते हैं हम हमारा लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, विकास, एवोल्यूशन। तुलनात्मक राजनीति का इतिहास काफी पुराना है। इसमें कई सिद्धांत और विधियां विकसित हुई जो आज के समय में इस अध्ययन को आसान बनाती हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं ऐतिहासिक विकास। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्राचीन काल से शुरू हुआ है। जैसे अरस्तु ने विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं की तुलना की है। आधुनिक समय में मार्क्स वेबर और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने इसे अहम योगदान दिया इस चीज में।
तुलनात्मक राजनीति में। और सिद्धांतात्मक फ्रेमवर्क, इसमें विभिन्न सिद्धांत शामिल हैं, जैसे प्रणाली सिद्धांत, सिस्टम थ्योरी, संरचनात्मक कार्यात्मकता, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी और विश्व प्रणाली सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। इसमें कुछ विधियां हैं, जैसे तुलनात्मक राजनीति में केस स्टडी, सांख्यिकी विश्लेषण यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और ऐतिहासिक तुलनात्मक विश्लेषण, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस जैसी विधियां शामिल हैं। इनका अध्ययन करने से हमें और ये विकास हुआ है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, यानी तुलनात्मक राजनीति का। उदाहरण के तौर पर जो प्रणाली सिद्धांत है यानी सिस्टम थ्योरी का उपयोग करके हम यह देख सकते हैं कि कैसे एक देश की राजनीतिक प्रणाली पर्यावरणीय प्रभावों से प्रभावित होती है। जैसे चीन की राजनीतिक प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए हम देख सकते हैं कि कैसे सरकारी नीतियां और आर्थिक विकास पर परस्पर संबंधित है। और संरचनात्मक कार्यात्मकता, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का उपयोग करके हम यह समझ सकते हैं कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं जैसे न्यायपालिका, विधायिका कैसे एक साथ काम करती हैं ताकि पूरी प्रणाली सही ढंग से काम कर सके। एक बार हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। चैप्टर का हमने क्या क्या पढ़ा। हमने तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति पढ़ी। इसमें तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन से हमें यह समझने में मदद करता है कि अलग अलग देशों की राजनीतिक प्रणालियाँ कैसे काम करती हैं। उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका हमने लिया। भारत का संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जबकि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। फिर हमने उसका महत्व पढ़ा। इसमें तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों की सफलता और विफलता को समझने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे सिंगापुर की शिक्षा प्रणाली बहुत सफल मानी जाती है। इसका अध्ययन करके हम यह समझ सकते हैं कि हमें कौन सी नीतियां हैं जो इसे इतना सफल बनाती है और हमें क्या लागू करना चाहिए अपने देश में। फिर विकास देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति का विकास कई सिद्धांतों और विधियों के माध्यम से हुआ है, जिनका मैंने आपको बताया। उदाहरण के तौर पर अरस्तु से लेकर आधुनिक राजनीतिक विचारकों तक तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन निरंतर विकसित होता आ रहा है। बस ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इससे हमें तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों को समझने और उनकी तुलना करने और बेहतर राजनीतिक नीतियों और प्रणालियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये चैप्टर में इतना ही है। अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल्ड समराइज ओवरव्यू अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड के साथ, और आप कमेंट करके बता सकते हैं इसमें क्या कमी है इस समरी में। अगर आपको ठीक लगा हो या मुझे दोबारा से रिटर्न नोट्स बनाने हैं या इस तरीके से आपको अच्छा लगा हो। रिटर्न नोट्स में क्या दिक्कत होती थी कभी कभार, तो उसमें समझने में दिक्कत होती थी स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मैंने सोचा आपकी बारी डॉक फाइल में लिख देते हैं इनको। तो आप बता दीजिए कमेंट में, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर उसी हिसाब से बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आप स्टडी बडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।